नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में निहित प्राचीन कवि विद्यापति जी के विषय में पढ़ने वाले हैं। विद्यापति जी से संबंधित हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या निर्धारित है? एक तो उनका साहित्यिक परिचय, दूसरा उनके पद व तीसरा उनके प्रश्नोत्तर। उनके पदों के विषय में हम अपनी पिछली वीडियो में पहले से ही जान चुके हैं, उन पर पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं, उनकी सप्रसंग व्याख्या समझ चुके हैं। और आज की वीडियो में हम विद्यापति जी का साहित्यिक परिचय समझेंगे और साथ ही इन पदों से संबंधित प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यदि आपने साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं विद्यापति जी का साहित्यिक परिचय और उसके बाद प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। साहित्यिक परिचय में सबसे पहले आता है जीवन परिचय। और जीवन परिचय में क्या बताएंगे हम? विद्यापति को संधि काल का कवि माना जाता है। विद्यापति जी के जन्म को लेकर मतभेद हैं। अधिकांश विद्वानों ने इनका जन्म 1380 ईस्वी में माना है। विद्यापति जी बिहार के मधुबनी जिले के बिस्पी गांव में जन्मे थे। इनका परिवार विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ये मिथिला नरेश शिव सिंह के दरबार में राजकवि थे। ये बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। ये साहित्य, संगीत, ज्योतिष, दर्शन, इतिहास, न्याय, भूगोल के विद्वान थे। इसके अलावा इन्हें कई समकालीन भाषा उपभाषाओं का भी ज्ञान था। इन्होंने राजा कीर्ति सिंह व राजा शिव सिंह के दरबार में कार्य किया। सन 1460 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली, विद्यापति पदावली। और इनकी भाषा शैली देखिए, मैथिली, अपभ्रंश और संस्कृत भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। विद्यापति जी अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग करते हैं और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। साहित्यिक विशेषताओं में पहली है, इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर लौकिक प्रेम को अभिव्यक्ति दी। दूसरी, इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा के रूप में देखने को मिलती है। पदावली के पद में भक्ति और श्रृंगार है और ये पद इनकी प्रसिद्धि का आधार है। तीसरी विशेषता, इनके पदों में मानवीय प्रेम और व्यवहारिक जीवन के विविध रंग हैं। चौथी, इनके काव्य में रचना कौशल, प्रतिभा, कल्पनाशीलता और प्रकृति की मनोहर छवि है। अब प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, प्रियतमा के दुख के क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रियतमा के दुख का कारण यह है कि उसका प्रियतम उसके पास नहीं है और उधर सावन का महीना है। इस महीने में वह अपने भवन में अकेली है। बाहर वर्षा की रिमझिम हो रही है और इस ऋतु में तो उसकी विरह वेदना और भी बढ़ जाती है। प्रियतम के अभाव में यह सूना भवन उसे काटने को दौड़ता है और वह किसी भी प्रकार से अपने प्रियतम तक अपना संदेश भिजवाना चाहती है। दूसरा प्रश्न, कवि नयन न तिरपित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति की कभी भी तृप्ति नहीं होती। विरहिणी नायिका भी जन्म जन्मांतर से नायक के साथ रहती रही है और अभी तक भी वह तृप्त नहीं हो पाई। उसका मन करता है वह कभी भी प्रियतम से अलग ना हो। प्रेम में नित्य नूतनता होती है, अतः उससे तृप्त होना संभव नहीं है। यही दशा विरहिणी नायिका की भी है। तीसरा, नायिका के प्राण तृप्त न होने का कारण अपने शब्दों में लिखो। तो इसका उत्तर क्या होगा? नायिका का अपने नायक के प्रति अटूट प्रेम है, अगाध प्रेम है। अगाध प्रेम में तृप्ति की अनुभूति नहीं होती। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के प्रेम में स्थिरता ही नहीं होती, ठहराव ही नहीं होता।
अपितु नूतनता होती है, नित्य नवीनता बनी रहती है। प्रियजनों की निकटता से यह प्रेम गहराता है। इसी कारण नायिका प्रेम में तृप्त नहीं हो पाती, वह नित्य नया अनुभव पाना चाहती है। प्रश्न नंबर 4, सेहि प्रीत अनुराग बखानिया तिल तिल नूतन होए, इससे लेखक का क्या आशय है? तो इस पंक्ति से लेखक का आशय है कि प्रेम का वर्णन करते हुए वह नित्य नूतन होता जाता है, क्योंकि वर्णन तो उस वस्तु का किया जा सकता है जो स्थिर रहती हो, और प्रेम में यदि नूतनता है तो उसका वर्णन करना संभव नहीं है। इसी कारण जब तक उसका वर्णन किया जाएगा तब तक उसमें कुछ और नवीनता आ जाएगी और वह वर्णन हमेशा ही अधूरा सा प्रतीत होगा। नायिका अपने प्रियतम के प्रेम में डूबी हुई है और उसका ये प्रेम नित्य नया ही होता जा रहा है और इस प्रकार उसकी आशा उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है, बलवती होती चली जा रही है। अगला प्रश्न, कोयल और भंवरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर देंगे, कोयल और भंवरों के कलरव को सुनकर नायिका की विरह वेदना और बढ़ जाती है, इसलिए वह अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर देती है और जहां एक और कोयल और भंवरों की ध्वनि नायिका को आनंद देने वाली होती है, वहीं साथ ही विरह वेदना को बढ़ाने के कारण नायिका उसे सुनना नहीं चाहती। अंतिम प्रश्न है, कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया? इसका उत्तर होगा, कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है, कातर दीठी करी चौदिस, हेरी हेरी नयन गरे जलधारा। यह अंतिम वाला जो पद था जिसमें नायिका की सखी श्री कृष्ण के सम्मुख नायिका की दशा का वर्णन कर रही है। तो यहाँ कवि का ये कहना है कि नायिका कातर दृष्टि से, दयनीय दृष्टि से चारों दिशाओं में अपने प्रीतम को खोज रही है और प्रीतम को खोजते खोजते उसकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और इसी कारण वह प्रतिक्षण कमजोर होती चली जा रही है। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको विद्यापति जी का साहित्यिक परिचय व उनके पदों से संबंधित समस्त प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और यदि आपकी फिर भी कोई समस्या बाकी है तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलिए।